आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 14 मई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल का सेकेंड राउंड सिग्नल, कहा ईरान पर फिर होगा हमला, मिशन अभी अधूरा है। हॉर्मुज में हाईजैकिंग, फुजैरा के पास जहाज पर कब्जा, ईरान की तरफ मुड़ा बेड़ा। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की नो न्यूक्लियर डील, ईरान की एटमी ताकत पर चीन अमेरिका का बड़ा बयान। ताइवान पर जिनपिंग की वार्निंग, कहा ट्रंप हद में रहें वरना रिश्ते हो जाएंगे खतरनाक। सऊदी अरब के तेल में तारीखी गिरावट, 36 साल बाद सबसे निचले लेवल पर प्रोडक्शन, दुनिया में मचा तहलका। ब्रिक्स में ईरान की दहाड़, कहा अमेरिका के डूबते हुए घमंड को चकनाचूर करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश, रूस ने 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाया। और समंदर में नया मोर्चा, 54 जहाजों का बेड़ा तुर्की से गजा के लिए हुआ रवाना। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल ने एक बार फिर से ईरान को दहलाने की धमकी दी है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने ईरान को लेकर फिर से सख्त रुख अपनाया है। उसने साफ कह दिया है कि इसराइल का मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और वो दोबारा हमले के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। 14 मई को दिए गए बयान में इसराइल काट्स का कहना था कि अगर उसके मकसद यानी इसराइल के मकसद पूरे नहीं हुए तो वो फिर से कार्रवाई करेगा और इसकी ज़रूरत बहुत जल्द पड़ सकती है। इस लफ्ज़ को ज़रा टटोलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कहा है कि कार्रवाई ईरान पर होगी और उसकी ज़रूरत बहुत जल्द पड़ सकती है। दोस्तों, इस बयान में साफ साफ दिख रहा है कि इसराइल इस इलाके में टेंशन कम करने के बजाय दोबारा बमबारी शुरू करने की फिराक में है और वो बार बार यही दोहरा रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो वो फिर से हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। एक बड़ी खबर सुनिए। यूएई के करीब जहाज पर कब्जा हुआ है। ईरान की तरफ समुद्री बेड़ा मुड़ गया है और पूछा जा रहा है कि क्या नया टकराव होने वाला है। 14 मई की दोपहर यूके एमटीओ ने एक बड़ी खबर दी कि यूएई के फुजैरा के पास एक जहाज़ पर कुछ अनजान लोगों ने कब्जा कर लिया है और अब वो जहाज़ ईरान के समुद्री इलाके की तरफ बढ़ रहा है। ये वाक़या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बेहद करीब पेश आया है, जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्ता माना जाता है। जुमेरात के रोज़ हुए इस इंसिडेंट ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के बीच आज बीजिंग में हुई मुलाकात से एक बड़ी खबर सामने आई है। व्हाइट हाउस ने जुमेरात के रोज़ बताया कि दोनों लीडर इस बात पर राजी हैं कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। चाइना भी अमेरिका के साथ है इस बात पर। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हर हाल में खुला रखने पर भी चाइना और अमेरिका के बीच इत्तेफाक हुआ है और ये इत्तेफाक इसलिए हुआ है ताकि दुनिया को तेल की होने वाली सप्लाई बिल्कुल भी ना रुके। शी जिनपिंग ने कहा है कि ट्रेड पर बातचीत आगे बढ़ रही है, व्यापार पर, लेकिन उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सख्त वार्निंग भी दी है। शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि अगर इस मामले में दखल अंदाजी हुई ट्रंप की तरफ से तो दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। यानी खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही दी गई और ट्रंप ने यकीन मानी ताइवान का जिक्र नहीं किया। ट्रंप और जिनपिंग का ये साझा बयान ईरान के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा पार्टनर चीन भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है। अगर इन खबरों पर यकीन करें तो चीन ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज़ के रास्ते पर किसी भी मुल्क की मनमानी या जहाज़ों से टैक्स वसूलने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपनी इकनॉमी इसी रास्ते पर टिकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, तेल लेने की और माल बेचने की। एक और कमाल की बात सुनिए। ये शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में चाइना ने अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदने का इशारा देकर ये साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज़ के क्राइसिस को देखते हुए अब दूसरे रास्तों और पार्टनर्स पर फोकस कर रहा है। लेकिन अमेरिका उसका कभी पार्टनर नहीं होगा, लेकिन एक माल बेचने वाला खरीदार हो सकते हैं। जिनपिंग की ताइवान वाली धमकी ने तो साफ कर दिया है कि भले ही वो ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के हल्का सा साथ हों, लेकिन अपनी सरहदों के मामले में वो उन्हें कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। ईरान ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आज चीन के जहाज़ों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता खोल दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ चीनी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स ने जुमेरात की रात को
ایک خاص سورس کے حوالے سے بتایا کہ یہ فیصلہ اس سمندری راستے کے مینجمنٹ کو لے کر ہوئے ایک نئے سمجھوتے کے بعد لیا گیا ہے۔ سوچے چائنا، ٹرمپ، شی جن پنگ مل رہے تھے، نیوکلیئر اور ہرموز پر بات ہوئی، اور ادھر ایران نے رعایت دے دی چائنا کو۔ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے شی جن پنگ اسی لیے بول رہا ہو تاکہ چائنا تھوڑا سا اس کے جہازوں کے لیے راستہ کھولے بنا ٹول کے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر ہیں اور انہوں نے چینی لیڈر شی جن پنگ کے ساتھ اس بات پر اتفاق جتایا کہ انرجی کی یعنی فیول کی فری سپلائی کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلا رہنا بے حد ضروری ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق چین کے فارن منسٹر اور ایران میں ان کے سفیر کی گزارش کے بعد ایران نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر چین کے کچھ جہازوں کو راستہ دینے پر حامی بھری ہے۔ دوستو، ایران کے اس قدم سے صاف ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا اصلی باس وہی ہے۔ ایک طرف جہاں اس نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے راستے بند کر رکھے ہیں اس سمندر کے راستے کے، وہیں چین کو یہ چھوٹ دے کر اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک سخت میسج دیا ہے۔ یہ خبر بتاتی ہے کہ ایران اپنی شرطوں پر اور اپنے قریبیوں کے ساتھ مل کر اس اہم راستے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی کو یہاں سے سکون سے گزرنا ہے تو اسے ایران کی بات ماننی پڑے گی۔ ٹرمپ کے چین دورے کے بیچ ایران کا یہ داؤں امریکہ کی گھیرا بندی کو اور کمزور کرنے کی ایک بڑی پلاننگ کا حصہ نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے ایک بری خبر آئی ہے۔ سعودی عرب کا تیل پروڈکشن گر کر 1990 کے بعد سے سب سے نچلے لیول پر آ گیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے اور ایران کے خلاف ہوئی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب نے اوپیک کو بتایا ہے 14 مئی کو کہ اس کا پروڈکشن اب بہت کم ہو گیا ہے۔ بلومبرگ کی 13 مئی کی رپورٹ کے مطابق پچھلے مہینے سعودی عرب کی پیداوار میں 6,51,000 بیرل روزانہ کی کمی آئی تھی۔ سعودی عرب اب صرف 6.316 ملین بیرل تیل ہی پیدا کر پا رہا ہے۔ فروری سے اب تک اس کے پروڈکشن میں 42% کی کمی آ چکی ہے اور سعودی کی پوری اکنامی تیل پر ہے۔ 1990 کی گلف وار کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے جب سعودی عرب کا تیل اتنا کم ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی کی وجہ سے سعودی عرب اپنا تیل باہر نہیں بھیج پا رہا ہے، مال نہیں آ پا رہا ہے، موٹا پیسہ۔ دوستو، تیل کی سپلائی رکنے سے پوری دنیا میں مہنگائی کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تیل مہنگا ہوگا، جو چیز کم ہوگی وہ مہنگی ہوگی، ٹھیک ہے، اصول ہے۔ اور تیل اگر مہنگا ہوا تو ہر چیز، صابن، دھونے والا، ٹیوب لائٹ، بلب، منجن، یہ وہ، چڈی بنیان، سب کچھ مہنگا ہوگا۔ کھانے پینے کو تو پوچھئے مت، تھوڑا تیار رہیے۔ ساؤتھ کوریا کی حکومت نے ایک بڑا دھماکہ کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس ان کے کارگو ویسل یعنی مال ڈھونے والے جہاز پر ہوئے حملے کے پیچھے ایران کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ ہونے کا چانس بہت کم ہے۔ سیول کے ایک سینئر آفیشل نے جمعرات کے روز یون ہاپ نیوز ایجنسی کو یہ بتایا کہ جس طرح سے حملے کو انجام دیا گیا اس سے سیدھا شک ایران پر ہی جاتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ 4 مئی کو پیش آیا تھا، 10 دن پہلے، جب ساؤتھ کورین کمپنی HMM کے نام کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے جہاز کے پچھلے حصے میں آگ لگ گئی تھی اور اسے بھاری نقصان پہنچا تھا۔ ساؤتھ کوریا فی الحال اس انٹیلیجنس کی باریکی سے انالیسس کر رہا ہے جو امریکہ نے اس حملے کو لے کر اس کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ایران نے جمعرات کے روز برکس کے ممبر ملکوں سے زوردار اپیل کی ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑانے کی کھل کر مذمت کریں۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا ان ملکوں کی منمانیوں کے خلاف کھڑی ہو۔ عباس اراغچی نے برکس ملکوں سے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل اداروں کے سیاسی استعمال کو روکنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مغرب کے اندر جو خود کو سپیریئر سمجھنے اور ہر سزا سے بچے رہنے کا جو جھوٹا گھمنڈ ہے، اسے ہم سب کو مل کر چکنا چور کرنا ہوگا۔ یہ اراغچی کے لفظ ہیں۔ دوستو، ایران کی یہ پکار ایسے وقت میں آئی ہے جب برکس میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ساتھ اب خود ایران، مصر، ایتھوپیا، UAE اور انڈونیشیا جیسے ملک بھی شامل ہیں۔ ایران کے اس بیان سے صاف ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑا گلوبل مورچہ تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن برکس میں جو میں نے نام گنا ہے ان میں تو کچھ تو اسرائیل کے بہت زبردست دوست ہیں اور کچھ ویپاری ہیں۔ ایسے میں ایران نے بھی ایک فارمیلٹی ادا کی ہے
और ये मुल्क कोई फॉर्मेलिटी अदा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूस ने यूक्रेन की कैपिटल कीव और दूसरे शहरों पर 56 मिसाइलों और 675 ड्रोन से अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक हमला किया है। जुमेरात की सुबह 14 मई की सुबह हुए इस हमले में कम से कम एक यूक्रेनी की मौत हो गई, 31 जख्मी हुए। कीव की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रूस ने कीव शहर के 6 जिलों को निशाना बनाया, जिससे रिहायशी इमारतों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर यूलिया सवरीदेंको ने यह बताया है कि सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि क्रेमनिचुक, खार्किव, सुमी और ओडेसा जैसे शहरों को भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से दहलाया गया है। रूस ने इस बार ड्रोन और मिसाइलों का एक साथ इस्तेमाल किया ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक ना सके। कीव में सबसे ज़्यादा नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक रूस अब यूक्रेन के आम और अहम शहरों और आम लोगों के ठिकानों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना चाहता है। खार्किव और ओडेसा जैसे शहरों पर हुए हमले ये बताते हैं कि रूस इस जंग को और भी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर ले जा रहा है। यूक्रेन के अफसरों ने वार्निंग दी है कि रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनसे बचना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल की नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए साउथ तुर्की से ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना हो गया है। इस बेड़े में 54 जहाज हैं, जिनमें दुनिया भर से करीब 500 एक्टिविस्ट मौजूद हैं। इनका मकसद गजा तक मदद पहुंचाना है, रसद पहुंचाना है और इसराइल की पाबंदियों को ख़त्म करना है। 14 मई 2026 को ये जहाज़ रवाना हुए हैं। इस बार ग्रेटा थनबर्ग इस मिशन में नहीं है। इसराइली नेवी ने भी इस बेड़े के आने की खबर के बाद अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस फ्लोटिला में करीब 54 बोट्स हैं जो तुर्की से गजा कोस्ट की तरफ बढ़ रही हैं। इन एक्टिविस्ट का कहना है कि वो गजा के लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं, जबकि इसराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के खिलाफ मान रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त समंदर पर टिकी हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे मिशन के दौरान इसराइल और एक्टिविस्ट के बीच झड़प हो चुकी, बल्कि इसराइली नेवी ने ही उन पर हमला करके उनके जहाज़ कब्जा लिए थे। दोस्तों, तुर्की से निकला ये बेड़ा अब इसराइल के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है। अगर ये जहाज़ गजा के करीब पहुंचते हैं तो समंदर में एक नया मोर्चा खुल सकता है। अब देखना यह है कि इसराइली फोर्स इन्हें रास्ते में ही रुकती है या ये लोग गजा तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको से एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाने वाला सोलर इंपल्स 2 नाम का स्विस सोलर प्लेन समंदर में गिरकर तबाह हो गया। ये वही जहाज़, ये वही प्लेन है जिसने 2016 में बिना तेल की एक भी बूंद के पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। ये उड़ते हुए ही सूरज से चार्ज होता था। इस प्लेन के मालिक ने खुलासा किया है कि स्काइड वेलर एरो कंपनी ने इसे एक ड्रोन में तब्दील कर दिया था। कंपनी के मुताबिक एक टेस्ट के दौरान इसे जानबूझकर समंदर में उतारा गया, जिसमें ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया ये जहाज़। दोस्तों, सोलर इंपल्स 2 ने 43,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके साबित किया था कि क्लीन एनर्जी के ज़रिए बिना जेट फ्यूल के भी आसमान फतह किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।